हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पॉइंटर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज मेमोरी लीक। देखिए, मेमोरी लीक का जो संबंध है वो आपके हीप मेमोरी से है। आपको याद होगा, है ना, पहले लेक्चर में, बेसिकली दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एक मेमोरी मिलता है, जिस मेमोरी का 4 हिस्सा होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। एक हिस्सा में जो है वो प्रोग्राम कोड स्टोर होता है। ठीक है। एक हिस्से में हम लोग का जो है ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होता है, ये सब बताया हुआ है। और एक हिस्सा जिसको कहते हैं स्टैक, जिसमें कि लोकल वेरिएबल स्टोर होता है। और एक चौथा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं हम लोग हीप मेमोरी। ठीक है, जो कि खाली मेमोरी होता है। और प्रोग्राम रन करने के दौरान हम लोग इसको जो है इस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये जो मेमोरी है ये तो लिमिटेड होगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए कि ये टोटल मेमोरी जो है वो आपका 200 केबी है। ठीक। मान लीजिए 50 केबी ये, 50 केबी ये, 50 केबी ये, और 50 केबी ये। अब हम लोग बात करते हैं सीधे हीप मेमोरी का। हीप मेमोरी जिसका साइज मैंने क्या बताया, मान लीजिए 50 केबी। इस मेमोरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि इस्तेमाल करते करते एक समय ऐसा है कि ये मेमोरी खत्म हो जाए। ठीक है, ये मेमोरी खत्म हो जाए और मुझे इस मेमोरी का आगे रिक्वायरमेंट हो और ज़रूरत हो, तो हम उस मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था दो ऑपरेटर के बारे में, एक न्यू और एक डिलीट। न्यू के जरिए आप हीप मेमोरी का जो कुछ हिस्सा है उसको आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं न्यू के जरिए। और डिलीट के जरिए क्या होता है, डिलीट के जरिए जो है उस जिसको आपने एलोकेट किया था उसको आप फ्री कर लेते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका हीप मेमोरी है। आपने न्यू ऑपरेटर के जरिए इसको इस्तेमाल किया, यानी रिजर्व किया। फिर से दोबारा से न्यू ऑपरेटर के जरिए आपने इस मेमोरी का इतना हिस्सा आपने इस्तेमाल किया। ठीक है। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगा कि अब ये जो दूसरा जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डिलीट के जरिए इस मेमोरी को खाली कर दिए। ठीक है, तो याद रखना, न्यू के जरिए मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, और डिलीट के जरिए जो आपने रिजर्व किया उसको खाली कर देते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका ये मेमोरी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फिर न्यू के जरिए ये मेमोरी इस्तेमाल हुआ, फिर न्यू के जरिए ये मेमोरी इस्तेमाल हुआ। ठीक है। लेकिन ऐसा था कि कुछ देर बाद इसका रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है, इस मेमोरी का रिक्वायरमेंट कुछ देर बाद नहीं था, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको इस मेमोरी को तो डिलीट कर लेना चाहिए था। किसके जरिए, डिलीट के जरिए। ठीक है। जब काम आपका खत्म हो गया तो उस मेमोरी को आप क्या कर लेते, डिलीट कर देते, ताकि ये जो मेमोरी है ये आगे काम आ जाए। लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ कि आप मेमोरी को न्यू के जरिए एलोकेट तो करते जा रहे हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद उस मेमोरी को डिलीट नहीं कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि एलोकेट करते करते पूरा मेमोरी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी लीक कहते हैं। ठीक है। तो मेमोरी लीक का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपको एक लिमिटेड हीप मेमोरी मिलता है, आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, रिजर्व करते जा रहे हैं, रिजर्व करते जा रहे हैं। और आप जो है उसको जो है डिलीट कर रहा, आप उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं या डिलीट करना भूल जा रहे हैं। ठीक है। आप उसको डिलीट करना भूल जा रहे हैं, उस मेमोरी को खाली करना भूल जा रहे हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब पूरा मेमोरी फुल हो जाता है और आप फर्दर और कोई मेमोरी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग मेमोरी लीक कहते हैं। तो डेफिनेशन से समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेन वी एलोकेट मेमोरी यूजिंग न्यू, हम लोग न्यू के जरिए मेमोरी को एलोकेट करते हैं, मेमोरी को रिजर्व करते हैं। एंड फॉरगेट टू डी एलोकेट इट यूजिंग डिलीट, और हम लोग डिलीट के जरिए उस मेमोरी को डी एलोकेट यानी कि फ्री करना हम लोग भूल जाते हैं। एंड दिस विल कंटिन्यू, और आप इसको ऐसे ही लगातार कर रहे हैं, यानी न्यू के जरिए मेमोरी को एलोकेट करते जा रहे हैं, लेकिन उसको डिलीट करना भूलते चले जा रहे हैं। सो दैट, ठीक है, इस चीज को लगातार आप जारी रखते हैं, सो दैट कि ऐसा होता है कि देयर इज नो मेमोरी इज अवेलेबल फर्दर फॉर एलोकेशन, कि आगे चल करके आपको मेमोरी अवेलेबल नहीं हो पाता है ताकि आप उसको एलोकेट कर सके। ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेमोरी लीक। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेमोरी लीक कहा जाता है। और ये क्यों होता है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ न्यू एंड डिलीट में लीड टू मेमोरी लीक। अगर आप न्यू ऑपरेटर का और डिलीट ऑपरेटर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको मेमोरी लीक का सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो शायद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, छोटा सा डिफिनेशन है, 2 लाइन का, 3 लाइन का डिफिनेशन है। अगर आपको ने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आप डिफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हैं। अगला है पॉइंटर एंड एरे, पॉइंटर और एरे में संबंध। ठीक है, इससे कोडिंग वगैरह एग्जाम में नहीं आता है, तो हम लोग केवल थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरेटिकल पार्ट से हमारा कुछ एमसीक्यू बन सकता है। मान लीजिए आप लोग जो है एरे पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि चुपचाप से सर बता दीजिए ना ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो, तो केवल पढ़ देने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर तरीके से ना बताऊं। तो एरे आप लोग जानते हैं, एरे आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ एरे इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए इंट एरे का डेटा टाइप है, ए एरे का नाम है, और इसका साइज पाइप है। और आप इसमें मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 5 इंटीजर वैल्यू, 10, 20, 30, 40 और 60। ठीक है, तो आप जानते हैं एरे का जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। 5 के लिए 5 जगह रिजर्व हो जाएगा। पहला वैल्यू 10 है, दूसरा 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, और फिर 60 है। इस पहले वाला जो एलिमेंट है इसका नाम होगा A0। दूसरा एलिमेंट इसका लोकेशन का नाम होगा A1। तीसरे वाले का होगा A2। चौथे वाले का होगा A3। और पांचवे वाले का होगा A4। अब ये मेमोरी है तो मेमोरी एड्रेस भी होगा, तो पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस मान लीजिए 200 है। अगले का क्या हो जाएगा 202, क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट जगह लेता है। अगले का हो जाएगा 204, 206 और 208। ठीक है, अब यहां अगर आपसे पूछे कि एरे का नाम क्या है, ठीक है, एरे का यहाँ पर नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एरे का नाम क्या है, ए है। ठीक, अगर मैं यहाँ ये लिखूं सी आउट A0, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 10, क्योंकि A0 में 10 है। अगर मैं लिखूं सी आउट A1, तो A1 क्या प्रिंट करेगा, A1 में तो 20 है, तो 20 प्रिंट करेगा। लेकिन यही अगर आपसे मैं ये कहूं कि सी आउट ए यानी एरे का नाम, ठीक है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि एरे का नाम है, इसके साथ A0 या A1 या A2 तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, एरे का नाम है। ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 200। अब आप बोलेंगे 200 तो पहला एलिमेंट का एड्रेस है। तो हाँ, एरे का जो नाम होता है ना, ध्यान से सुनना है, एरे का जो नाम होता है वो बेस एड्रेस को पॉइंट करता है या बेस एड्रेस को स्टोर करता है। दैट मीन्स कि एरे का जो नाम होता है ना वो पॉइंटर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, याद रखना, एरे का नाम, मैं एरे का नाम बोल रहा हूं, मैं एरे के नाम के साथ इंडेक्स नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एरे का नाम कह रहा हूं। तो एरे का जो नाम होता है वो किसको पॉइंट करता है, उस एरे का पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट करता है। कौन, एरे का नाम। तो सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा, 200 प्रिंट करेगा। ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब डेफिनेशन देखिए, आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। यहां बताया गया है कि सी प्लस प्लस ट्रीट्स द नेम ऑफ एन एरे एज इफ इट वेयर अ पॉइंटर। सी प्लस प्लस में एरे का नाम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मानो वो पॉइंटर है। ठीक है, एरे का नाम याद रखिएगा, एरे का नाम कि वो पॉइंटर है। दैट इज मेमोरी एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एरे का नाम जो है वो क्या जो है पॉइंट करता है, किसके बारे में बताता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ एलिमेंट। लेकिन कौन सा एलिमेंट, इस एरे में तो 5 एलिमेंट है, तो याद रखना पहला वाला, यहां मैंने बताया भी है। सी प्लस प्लस इंटरप्रेट्स, है ना, सी प्लस प्लस बतलाता है एन एरे नेम एज द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। एरे का जो नाम होता है वो एरे के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको बताता है। ठीक है, तो एरे का नाम एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को बताता है। तो ये जो था पॉइंटर और एरे को लेकर के छोटा सा संबंध था। इससे रिलेटेड प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन आपके एग्जाम में, है ना, इतना डेप्थ कंसेप्ट वाला प्रोग्राम एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये जो 2 लाइन लिखा गया है ना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सवाल में हो सकता है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर और फंक्शन में संबंध। ठीक,
अ फंक्शन में बी इन्वॉक्ड इन वन ऑफ टू वेज। ठीक है, आप लोग ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। ओवर व्यू ऑफ सी प्लस प्लस के अंतर्गत इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बताया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को कॉल करने का तरीका। एक तरीका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉल बाय वैल्यू मेथड होता था और एक होता था कॉल बाय रेफरेंस। दोनों क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों का डेफिनेशन पढ़ाया हुआ है, दोनों का प्रोग्रामिंग कराया हुआ है। ठीक है, अब आगे यहाँ ये कहते हैं कि ठीक है, फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है बता दिया गया है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है ये भी बता दिया गया है, लेकिन इसके आगे अब ये बताया जा रहा है कि द सेकेंड मेथड कैन इटसेल्फ बी यूज्ड इन टू वेज। जो सेकेंड मेथड है ना कॉल बाय रेफरेंस, इसका भी दो फॉर्म होता है या दो तरीका होता है, एक तो खुद बाय पासिंग द रेफरेंस और दूसरा बाय पासिंग द पॉइंटर। तो आपको मैं ये बता दूं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये और ये दोनों सेम ही है ना, एक ही चीज है ये दोनों। और कॉल बाय रेफरेंस का एक और तरीका होता है जो होता है बाय पासिंग द पॉइंटर। तो हम लोग को आज के लेक्चर में यही पढ़ना है, बाय पासिंग द पॉइंटर। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको फंक्शन क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम मालूम है, कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम मालूम है, उन्हीं को ही ये बाय पासिंग द पॉइंटर समझ में आएगा। जिनको फंक्शन का कंसेप्ट नहीं मालूम है, कॉल बाय वैल्यू नहीं मालूम है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं मालूम है, उनको बाय पासिंग द पॉइंटर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सी प्लस प्लस एक ऐसा पेपर है जिसको एकदम लेक्चर 1 से पढ़ना पड़ता है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इन सब का थोड़ा थोड़ा अंश आगे के लेक्चर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कारण है कि इस चीज को समझने के लिए फंक्शन आपका क्लियर होना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, जिनको फंक्शन क्लियर है वो तो समझ ही सकते हैं। देखिए बाय पासिंग द पॉइंटर, इसका डेफिनेशन बाद में, पहले कोडिंग। कोडिंग अगर आप समझ गए तो डेफिनेशन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्टली इसका जो है डेफिनेशन बता दिया जाए तो समझ में भी नहीं आएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आप जान रहे हैं। वॉइड स्वैप इंट एस्ट्रिक ए इंट एस्ट्रिक बी, पहले से बता दूं ये फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन का नाम स्वैप है और स्वैप नाम के फंक्शन में हम लोग दो इंटीजर पॉइंटर पास करा रहे हैं, है ना, एक ए नाम का इंटीजर पॉइंटर और एक बी नाम का इंटीजर पॉइंटर। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। इस फंक्शन के बॉडी में हम लोगों ने एक टेम्प नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया है। फिर अगली लाइन में हमने लिखा है टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक ए, फिर अगली लाइन में लिखा है एस्ट्रिक ए इक्वल टू एस्ट्रिक बी, फिर अगली लाइन में लिखा है एस्ट्रिक बी इक्वल टू टेम्प। तो ये क्या करेगा, ये मैं मेन फंक्शन को बताने के बाद समझाऊंगा। तो हम लोग मेन फंक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, मेन से। यहाँ पहला लाइन लिखा हुआ है इंट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20। तो समझ लीजिए मेमोरी में एक्स नाम का वेरिएबल जिसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, और एक वाई नाम का वेरिएबल जिसमें 20 स्टोर है। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल का एड्रेस होता है, मान लीजिए इसका एड्रेस 200 है और इसका एड्रेस मान लीजिए 400 है। ठीक, अब यहाँ पर आता है सी आउट बिफोर स्वैप। तो मान लीजिए यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करेगा इस प्रोग्राम का, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा इस तरीके से, बिफोर स्वैप। फिर आप आते हैं इस लाइन में, यहाँ लिखा हुआ सी आउट एक्स कोलोन, डबल कोट के अंदर है तो प्रिंट करेगा एक्स कोलोन। फिर एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, और एक्स में क्या है आपका 10 है तो 10 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ है डबल कोट के अंदर वाई कोलोन, तो वाई कोलोन प्रिंट करेगा। फिर ये केवल वाई है, डबल कोट नहीं है, मतलब ये वेरिएबल है और वाई वेरिएबल में स्टोर है 20 तो 20 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ इंड एल लगा हुआ है तो कर्सर जो है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, स्वैप एंड एक्स एंड वाई ना, एम परसेंट एक्स एम परसेंट वाई। यहाँ पर स्टूडेंट जो है कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि सर कहीं ये रेफरेंस तो नहीं पास करा रहे हैं एंड एक्स एंड वाई। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे समझेंगे कि फंक्शन का प्रोटोटाइप में देखिए यहाँ क्या पास कराने के लिए कहा जा रहा है, पॉइंटर।
है ना, पॉइंटर। और पॉइंटर मतलब क्या होता है, एड्रेस। तो यहाँ पर एंड एक्स और एंड वाई का मतलब ये हो गया कि हम एक्स का एड्रेस पास कराएंगे और वाई का एड्रेस पास कराएंगे। एक्स का एड्रेस कितना है, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो कि जो एक्स का एड्रेस है वो 200 है, मतलब यहाँ 200 पास कराया जा रहा है। और एंड वाई यानी कि वाई का एड्रेस 400 पास कराया जा रहा है। ठीक है। अब जब फंक्शन कॉल होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है जंप करके यहाँ पर। ठीक। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या क्या होगा वो समझा देते हैं। ए एक पॉइंटर है, बी एक पॉइंटर है। ठीक है, तो ए एक पॉइंटर है और बी एक पॉइंटर है। ए पॉइंटर में हम लोग एक्स का एड्रेस यानी कि 200 पास कराएं, और एड्रेस ऑफ वाई कहाँ पास करा रहे हैं, बी में। तो बी में क्या आ गया, 400, 400। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इस फंक्शन की बॉडी में। यहाँ टेम्प नाम का वेरिएबल है, चलिए टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर खाली। फिर यहाँ लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू एम्परसेंट, एम्परसेंट नहीं एस्ट्रिक ए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ा डिटेल से बताया है। एस्ट्रिक ए का मतलब क्या, देखिए ए का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है 200। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया, 200। तो एस्ट्रिक ए का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रिक 200। और एस्ट्रिक को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, इसको कहते थे वैल्यू एट एड्रेस। इसको क्या कहते थे, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे, वैल्यू एट एड्रेस 200। 200 एड्रेस पे जो वैल्यू है ना, वो क्या है। तो देखिए 200 एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। तो यहां पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि 200 एड्रेस पे जो वैल्यू है 10, उसको किसको दे दो, टेम्प को दे दो। तो टेम्प को मिल गया, 200 एड्रेस पे जो वैल्यू है 10 वो टेम्प को मिल गया। इस लाइन का मतलब यही हुआ। ठीक है, ये सब कुछ कंसेप्ट पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, एस्ट्रिक ए का मतलब क्या होता है ना। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू एस्ट्रिक बी। एस्ट्रिक बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब है 400। ठीक है, बी का मतलब हो गया 400, और उसके आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि वैल्यू एट एड्रेस 400। 400 एड्रेस पे जो वैल्यू है, क्या है 400 एड्रेस पे वैल्यू, 20, यानी 20। यानी आप इसको ऐसे कहेंगे कि एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू 20। अब इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वैल्यू एट एड्रेस ए ने जिस एड्रेस को रखा है उस एड्रेस पर ए ने 200 को रखा है, तो 200 पे वैल्यू क्या डाल दो, 20 डाल दो। यानी 200 एड्रेस पे जो है वैल्यू क्या डाल दो, अब 20 डाल दो। तो यहाँ तो पहले से 10 है, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, 20 डाल दिया। किसकी मदद से, यही एस्ट्रिक बी की मदद से। ठीक है, ये सारा कुछ आपको काफी ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर से चीजों को मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे लिख लेना। उसके बाद यहां पर क्या होगा, एस्ट्रिक बी इक्वल टू टेम्प। इसको ऐसे समझना है, टेम्प का वैल्यू क्या था, टेम्प में तो 10 था। यानी कि कहा जा रहा है एस्ट्रिक बी इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि बी ने जिस एड्रेस को रखा है, बी ने क्या रखा है, 400। आप देख लो, बी ने 400 रखा है, तो 400 एड्रेस पर वैल्यू क्या डाल दो, 10 डाल दो। तो 400 एड्रेस पे देखिए वैल्यू पहले से क्या डाला हुआ है, 20। यहाँ क्या डाल दो, 10 डाल दो। तो 10 डालते ही क्या होगा, 20 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप गौर करना डायग्राम में कि x में 20 आ चुका है और y में क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। और इसी के साथ आपका ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का काम यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये पूरा कोड रन कर गया, और इस कोड के रन करने से क्या हुआ, x का वैल्यू y में, y का वैल्यू x में चला गया। जैसे काम खत्म हो गया, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा इस लाइन में, सी आउट आफ्टर स्वैप। सी आउट लिखा है तो यहाँ पर प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैप। फिर यहाँ लिख रहा है x इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, x कोलोन, x का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 20 हो चुका है, तो 20 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ y कोलोन,
डबल कोट के अंदर है तो y कोलोन, ये y का वैल्यू अपडेट होकर 10 हो चुका है तो 10 हो गया। तो आपने ये देखा कहीं ना कहीं इस स्वैप नाम के फंक्शन ने, आपने ये देखा कहीं ना कहीं कि इस स्वैप नाम के फंक्शन ने x और y के वैल्यू को स्वैप कर दिया, है ना, अदला बदली कर दिया। और ये पूरा प्रोग्राम बना किससे? ये पूरा प्रोग्राम बना बाय पासिंग द पॉइंटर। पॉइंटर मतलब एड्रेस। आपने फंक्शन में क्या पास कराया? आपने फंक्शन में पास कराया या फंक्शन के आर्गुमेंट में या पैरामीटर के रूप में क्या पास कराया? आपने एड्रेस पास कराया। तो यही है पासिंग द पॉइंटर। इस प्रोग्राम में जो जो चीज बताया गया है इसी चीज को हम लोग को डेफिनेशन में लिखना होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वेन द पॉइंटर इज पास टू द फंक्शन, जब आप पॉइंटर को पास करते हैं किसी फंक्शन में, जैसे हमारे इस केस में हमने ये किया था स्वैप एम्परजेंट एक्स और एम्परजेंट वाई, यानी एक्स का एड्रेस पास कराओ और वाई का एड्रेस पास कराओ। तो एड्रेस मतलब क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी फंक्शन में पॉइंटर को पास कराते हैं, द एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन आर कॉपीड इनटू फॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। अब ये जो है कॉलिंग फंक्शन क्या है और कॉल्ड फंक्शन क्या है? देखो ये कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉलिंग है। और कॉल्ड किसको कहेंगे? तो वहां पर जो लिखा हुआ था शायद आपको याद होगा, इंट एस्ट्रिक पी कॉमा इंट एस्ट्रिक, सॉरी ए और बी था। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉलिंग फंक्शन था और ये फंक्शन कॉल्ड था। ये क्या था? ये कॉलिंग था। तो यहाँ पर जो x का जो एड्रेस है वो किस में कॉपी हो गया था? a में। और y का एड्रेस किस में कॉपी हो गया था? b में। उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, है ना। ये पहला वाला जो है यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट के बारे में बात हो रहा है, इसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, इसको कहते हैं नीचे वाले को फॉर्मल आर्गुमेंट। So the address of actual argument in the calling function are copied into formal argument of the called function. This means that using the formal argument, ठीक है, फॉर्मल क्या है एक्चुअल क्या है ये आप लोग पहले फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए कि फॉर्मल आर्गुमेंट के द्वारा क्या होगा? एड्रेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, है ना। फॉर्मल आर्गुमेंट मतलब एड्रेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी एक्स और वाई का जो है एड्रेस। In the called function, we can make changes in the actual argument of the calling function. इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है, सारा कुछ इरेज कर दूं और मैं वापस कोड में जाऊं और सारा कुछ मैं यहाँ पर समझाऊं, तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर x और y एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर पास कराया गया, लेकिन x और को y को पास ना करा के उसका एड्रेस को पास कराया गया। ठीक, ये एड्रेस जो है x का इस पॉइंटर a में कॉपी हुआ और y का एड्रेस जो है पॉइंटर b में कॉपी हुआ। और जब यहाँ पर काम हो गया तो काम होने के चलते क्या हुआ कि जो एक्चुअली जो x और y का वैल्यू था वो चेंज हो गया, है ना। x का वैल्यू जो है उसमें y का वैल्यू आ गया और y में x का वैल्यू आ गया। इसी बात को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स दैट यूजिंग द फॉर्मल आर्गुमेंट यानी एड्रेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इन द कॉल्ड फंक्शन वी कैन मेक चेंजेस इन द एक्चुअल आर्गुमेंट ऑफ द कॉलिंग फंक्शन। तो हम लोग जो एक्चुअल आर्गुमेंट है यानी कि x और जो y है उसके वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए? उसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर लिए। ये होता है आपका बाई पासिंग द पॉइंटर। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। इसको समझने के लिए फिर से आपको थोड़ा सा फंक्शन समझना है। आपको याद होगा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखते थे? पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते थे, मान लीजिए इंट लिखा, फिर फंक्शन को कोई नाम होता था, मान लीजिए फंक्शन का नाम है एक्स वाई जेड, और फंक्शन का आर्गुमेंट होता था, जैसे यहाँ लिखा इंट एक्स और यहाँ पर लिखा इंट वाई, इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते थे। ठीक, ये कहलाता था फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये कहलाता था फंक्शन का नाम, और ये कहलाता था फंक्शन का आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, यानी ये फंक्शन इंटीजर टाइप का वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा काम करने के बाद। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहे तो किसी पॉइंटर यानी एड्रेस भी रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराने के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि आप चाहे तो एड्रेस भी रिटर्न करवा सकते हैं। कैसे? ये आप इस कोड से समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ इंट एस्ट्रिक, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंटर के बारे में बात हो रहा है।
तो रिटर्न टाइप के रूप में क्या है, इंट एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर। ठीक। बिग जो है वो आपके फंक्शन का नाम है। ठीक। और ये इंट इंट जो है ये है आपका पैरामीटर कहते हैं फंक्शन का, या इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि फंक्शन के रिटर्न टाइप के रूप में पॉइंटर के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। तो यही आपका टॉपिक था, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द वे अ फंक्शन कैन रिटर्न एन इंट, फ्लोट और डबल और रेफरेंस और एनी अदर डेटा टाइप। जैसे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, और भी कोई डेटा टाइप हो सकता है। उसी प्रकार से एक फंक्शन जो है पॉइंटर भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख दिया है इंट एस्ट्रिक, मतलब ये फंक्शन जो है एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो ये था आपका पॉइंटर और फंक्शन से रिलेटेड दो संबंध जो हमने पहला पढ़ा, बाय पासिंग द पॉइंटर टू द फंक्शन। ठीक है, एड्रेस पास कराओ फंक्शन में, और दूसरा एक फंक्शन जो कि पॉइंटर यानी एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो इस लेक्चर के बाद भी पॉइंटर का एक लेक्चर छोटा सा बाकी रहेगा। ठीक है, जिसमें पॉइंटर और स्ट्रक्चर के संबंध को हम लोग दिखाएंगे, और उसका इस्तेमाल आपका डेटा स्ट्रक्चर में होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर का जो संबंध है वो समझेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूनिट में जो लिंक लिस्ट होता है वहां पर होने वाला है। इसलिए अगला भी जो लेक्चर होगा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भले एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर वो कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आगे का जो यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें लिंक लिस्ट हम लोग को समझ में आएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी क्वेरी, आपके जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर जो है लिख करके बताना। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अगर वीडियो जाता है, ज्यादा सजेशन में आता है, ज्यादा व्यू मिलता है, तो उसके बाद जो है वीडियो पे काम करने का मन करता है। अन्यथा 2 4 10 लोग देखते हैं तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।